हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिज़नेस माइग्रेशन के लिए, क्योंकि बिज़नेस के लिए बहुत सारी कंट्री हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। बिज़नेस के लिए आप अपनी फैमिली के साथ में माइग्रेट हो सकते हो, अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हो। और इसी प्रोग्राम को एलेबोरेट करने के लिए आज हम बात करेंगे ड्रीम डेस्टिनेशन, जो कि बहुत सारे इमिग्रेंट की है, कनाडा के लिए। हमारे बहुत ही अच्छे एक फ्रेंड है, मिस्टर सिंह उनका नाम है। यहाँ पे यूएई में वो 17 साल से बिज़नेस कर रहे हैं और उसके पहले इंडिया में वो जॉब बिज़नेस करते थे। ओवरऑल एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उनको बिज़नेस लाइन के अंदर। अच्छे लिखे पढ़े लिखे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, और उनसे इस प्रोग्राम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या है। बेसिकली ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपना ख्वाहिश रखते हैं कि आप किसी इंटरनेशनल कंट्री के अंदर जाएं, चाहे वो दुबई है, कनाडा है, क्योंकि इन्होंने दोनों कंट्री में एक्सपीरियंस किया है। अगर आप वहाँ पे जाके बिज़नेस करना चाहते हो, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या टाइम है, क्या टाइम फ्रेम लगता है, कितना कॉस्ट आता है, हर चीज़ के बारे में, प्रोग्राम डिटेल के बारे में, आपको बिज़नेस के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी हैं जाने के लिए। कनाडा की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग विज़िट पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा में जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, वर्क परमिट में जाते हैं LMI लेके अपना वर्क को कंटिन्यू करने के लिए प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। बहुत सारे लोग बिज़नेस मीटिंग ट्रिप्स के ऊपर जाते हैं। लेकिन मिस्टर सिंह ने अप्लाई किया है अपना बिज़नेस वीज़ा, बिज़नेस माइग्रेशन, जो कि अपनी पूरी फैमिली को पहले दुबई में यहाँ पे सेटल डाउन थे, यहाँ पे बिज़नेस कर रहे थे। यहाँ से अभी वो कनाडा मूव हो रहे हैं ऑन ग्राउंड ऑफ दिस बिज़नेस ओनली। तो वहाँ पे जाके अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। क्या था ये प्रोसीजर, अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो या आप भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो डू मस्ट वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड। तो अभी हम इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर सिंह को। वेलकम सर जी, थैंक यू हमारे इस शो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में पर्टिकुलरली। जी। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी बिजनेस लाइन के अंदर हैं। जी। तो आपका ये स्टार्टिंग टू लास्ट तक इंट्रोडक्शन और आपका ये क्या प्रोसीजर था उसके बारे में थोड़ा डिटेल में, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़। जी। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, इंडिया से, पंजाब से, और बाई प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। मैं 2005 में मैं दुबई में आया था एज ए इंजीनियर, और उसके बाद मैंने कुछ साल तक मैंने जॉब की एज ए इंजीनियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टडी की दुबई में, मैंने MBA की है एकेडमिक सिटी दुबई से। और MBA करने के बाद मैं डिफरेंट मैनेजमेंट पोजीशन के अंदर जॉब की मैंने। उसके बाद 2011 में मैंने अपना फैमिली बिजनेस शुरू किया शारजा में। पहला फैमिली बिजनेस 2011 में शुरू हुआ था। उसके बाद हमने एक सेकंड कंपनी बनाई थी, वो भी शारजा में बनाई थी, ट्रेडिंग कंपनी। और उसके बाद 2016 में मैंने एक दुबई में कंपनी बनाई थी, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क में, तो जो अभी भी रनिंग में कंपनी है। और ये मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है और मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है। King Middle East Immigration, Alchemy Alpha Hobby Management Consultancy। और आपने अभी कनाडा के लिए बिजनेस इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया। जी। जो आपको सक्सेसफुली वीज़ा भी मिल गया। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि कनाडा ही क्यों आपने चूज़ किया, व्हाई नॉट अनदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मेनी कंट्री जो कि इमिग्रेशन को ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस माइग्रेशन के ऊपर। सो फर्स्ट बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री अच्छी है। तो एक्चुअली मैंने रिसर्च किया था काफ़ी इसके ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ बिजनेस कर रहा था, मेरे को बिजनेस इमिग्रेशन ही चाहिए थी डिफरेंट कंट्रीज में। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने USA ट्राई किया। USA का मैंने सिस्टम देखा बिजनेस पर्पज से, ठीक है। तो उसके बाद मैं कनाडा देखा, मैंने UK देखा, मैंने यूरोप का भी देखा। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये भी बिजनेस इमिग्रेशन ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अमंग ऑल मैंने डिफरेंट कंट्री ट्रैवल किया बिजनेस इमिग्रेशन को लेके। उसके बाद मैंने कनाडा का सिस्टम देखा, जो बिजनेस एनवायरनमेंट देखा, मेरे को अच्छा लगा। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से पीरियड ऑफ सेटलमेंट जो है, वो सबको जो क्राइटेरिया देख के मुझे लगा कि कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू इमिग्रेट एज ए बिजनेस पर्सन। ओके, बहुत सारे लोग, वही मैं आपसे क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा और भी रिपीट करता, बिकॉज जितना हम इसको डिटेल में जाएंगे व्यूअर्स को उतना ज़्यादा डिटेल में। बहुत सारे लोग इजी भी चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग विजिट में जाते हैं, बहुत सारे लोग स्टडी में जाते हैं। बिजनेस के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी पैसे लगते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस एंट्री क्यों नहीं, बिजनेस क्यों? इसके क्या थोड़ा ज़्यादा फायदे हैं या ये ईजी है, क्या है इसकी क्राइटेरिया? नहीं, एक्चुअली ये होता है ना, जैसे एक्सप्रेस एंट्री बहुत सारे लोग चाहेंगे एक्सप्रेस एंट्री में चले जाएं, लेकिन बिजनेसमैन जो होता है उसको एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक तो जो बिजनेसमैन है उसकी एज हो चुकी होती है 35, 40, 50 तक जो है
लोग बिजनेसमैन हैं मोस्टली, तो जो 30 प्लस हो जाते हैं उसमें एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए हाई आपको आइलेट्स स्कोर चाहिए, 7 बैंड 8 बैंड इस तरह से हाई स्कोर चाहिए, और बिजनेसमैन का इतना स्कोरिंग नहीं आ पाता क्योंकि बिजनेस कर रहा है, वो फुल टाइम बिजनेस में है, वो आइलेट्स वगैरह की कोचिंग नहीं लेगा। तो थर्ड जो होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए, जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए। बिजनेसमैन एक सिर्फ बिजनेसमैन है, उसके बाद सब तरह का एक्सपीरियंस है, मिक्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, उसको एक्सप्रेस एंट्री में एक डेफिनेट एक्सपीरियंस को क्वालिफाई करना उसके लिए वो भी मुश्किल है, क्योंकि एज फैक्टर हो जाता है, आप 40 प्लस हो गए हो, आपकी एज हो चुकी है। स्पोज का जो फैक्टर हो जाता है, स्पोज के पास आइलेट्स नहीं है, तो बिजनेसमैन की अपनी एक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आइलेट्स जो इसका सॉरी एक्सप्रेस एंट्री में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते मोस्टली। लेकिन जो ये प्रोग्राम्स हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन, जो बिजनेस इमिग्रेशन है, ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है, जो कि एज ग्रुप भी जो है 35, 40, 50 तक ऐसे इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरा, जो बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है उसका ओवरऑल, उसको भी उसके पॉइंट्स मिलते हैं। थर्ड थिंग देखो, बिजनेसमैन जो होता है दुबई में बिजनेस कर रहा है, वहां जाके भी वो जॉब तो उसको करनी नहीं है, वहां भी जाके उसको बिजनेस करना है। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रॉपर बिजनेस पीपल के लिए ये प्रोग्राम है, जिसके लिए हम बिजनेसमैन को इजी है, और विद फैमिली मूव करना, पूरी फैमिली के साथ आप मूव कर रहे हो, विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप मूव कर रहे हो। तो ये एक रीजन है कि बिजनेस इमिग्रेशन ही हम आपको प्रेफर करते हो बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए जी सबसे अच्छी है जी। ओके, आपने इसमें एलिजिबिलिटी बताया जी थोड़ा, इस पैकेज के लिए या इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इस तरह से है, जब तो आप 3 साल पुराना आपका कोई बिजनेस है, आपका दुबई में बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस है, पाकिस्तान में बिजनेस है, किसी भी कंट्री में आपका 3 साल पुराना बिजनेस है जो आपके नाम पे है, आपकी इसकी ओनरशिप है, चाहे 100% ओनरशिप है, 100% नहीं भी है, चाहे आप पार्टनर भी हो, चाहे ओनरशिप आपके नाम पे है, जहां आपकी वाइफ उसमें पार्टनर है, आपके फैमिली इंक्लूडिंग द फैमिली, किसी के भी नाम पे बिजनेस हो सकता है। तो फैमिली बिजनेस होना चाहिए, तो ये किसी के भी नाम पे फैमिली के अंदर ना, तो ओनरशिप है, ये पार्टनरशिप भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये बिजनेस मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए, और एक प्रॉपर एक लेजिटिमेट बिजनेस होना चाहिए जो उसको आप रन कर रहे हो, आप उसमें डिसीजन मेकर हो उस बिजनेस में, और उसकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उसमें एम्प्लॉइज काम करते हैं, एक प्रॉपर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कैश फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें बाद में आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, कोई रियल बिजनेस आप कर रहे हो, जस्ट एक शेल्फ कंपनी को आप शो करके इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जैसे वर्चुअल कंपनी पर वर्चुअल बिजनेस या ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट खोल लेते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है जी, वो एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉपर आपको लाइसेंस होना चाहिए, उसके बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ेगी, जो आपके एम्प्लॉइज हैं बिजनेस में काम कर रहे हैं लोग, उनका भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे थे। 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए बिजनेस रनिंग का। और इसमें सिर्फ बिजनेस ऑनर या उसके पार्टनर ही अप्लाई कर सकते हैं, या वो बंदे जो कि मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजर हो गया, एमडी हो गया किसी कंपनी में, जी उन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन बीटेक हो, और उनके पास में एक्सपीरियंस है एक बिजनेस को रन करने का, हालांकि वो उनका बिजनेस नहीं है, जॉब ओवर दे, वो बंदे एलिजिबल है या नहीं? जी बिल्कुल, वो बंदे भी एलिजिबल है, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया, बिजनेस कैटेगरी के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए बिजनेस रनिंग का, लेकिन यदि बंदे का अपना बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर की जॉब कर रहा है, वो जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर है, सीईओ है, इस तरह की टॉप जो लेवल की जॉब कर रहा है बंदा, जब बिजनेस को रन कर रहा है एज ए मैनेजर, तो वो बंदे एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि मिनिमम 4 इयर्स जो है सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी वो क्वालिफाइड करेगा। और एज की मिनिमम क्राइटेरिया इसमें? एज का एक्चुअली कोई ऐसे मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, एज के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आपकी एज बढ़ती है 30 प्लस हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। देखिए इसमें ये डिफरेंस है, अच्छी बात है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री में आप 30 से ऊपर जाते हो तो आपके पॉइंट कम होते जाते हैं। बिजनेस कैटेगरी में ये अच्छा है, जैसे 30 से ऊपर जा रहे हो, आप 40 हो, 45 हो, 50 भी हो, तो आपको पॉइंट मिलते हैं। तो ये पॉइंट उसमें पॉइंट कम होते हैं जी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली जी क्योंकि बिजनेसमैन क्या, जितनी उसकी एज बढ़ेगी उतना उसका एक्सपीरियंस है बिजनेस को रन करने का, तो वो सब कुछ ऐड होता है इसके अंदर। तो सर जी, एलिजिबिलिटी की तो बात होगी, आपने बता दिया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए, एज ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइल्स कम है, आइल्स के थोड़े पॉइंट नहीं बताया आपने मिनिमम। आइल्स की इसकी CLB-4 चाहिए, CLB-4 तो एक बहुत ही थोड़े पॉइंट है, मतलब जो आदमी आम इंग्लिश बोल लेता है, वर्किंग इंग्लिश है 4 साढ़े 4 पे जी 4 साढ़े 4, यानी कि बस आपने एग्जाम में जाना है, कल चले जाओ। यदि आप इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश को रीड कर लेते हैं और आपके आराम से इतने आ जाएंगे 4 साढ़े 4 के आपका
एलिजिबिलिटी बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो लोग दुबई में रहते हैं उनको वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इंग्लिश बोलते हैं, नॉर्मली स्पीकिंग इंग्लिश। यानी बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप वहाँ बिजनेस पर्पज जा रहे हो, आप अपना बिजनेस खोलोगे तो आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाओ, इतनी जो बेसिक इंग्लिश है वो चाहिए। और जो 4 साढ़े 4 बैंड की एलिजिबिलिटी है, तो ज़्यादा हार्ड यानी कि आपको सिर्फ एग्जाम देना है, एग्जाम में कितने नंबर आएंगे ये वेरी नहीं करता, क्योंकि 4 साढ़े 4 तो मेरे आराम आ जाता है। मैंने नहीं देखा है कि किसी के 4 से कम कभी भी आए। जी बिल्कुल, आज तक नहीं देखा। जी बिल्कुल, बस इतना ही है, वो ज़्यादा हार्ड फास्ट एलिजिबिलिटी का नहीं है इसमें क्राइटेरिया। तो ये हो गया। अभी सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो सारे के सारे लोग कंसर्न करते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस करना सभी चाहते हैं, जी मेन बात आती है पैसे की। तो आपने में भी कनाडा में भी बहुत सारे प्रीवियंस के अंदर वेरी किया होगा, कौन सी कंट्री में कौन से प्रीवियंस में सॉरी कितने पैसे लगते हैं, कौन से कितने में, मिनिमम मैक्सिमम क्या है, और आपने कौन सा पैकेज चूज किया है, कौन सी प्रीवियंस में आपने अप्लाई किया है, वो सारी डिटेल अच्छे से बताओ। जी देखिए, जो बिजनेस इमिग्रेशन में जाने के लिए ना, हर जो प्रोविंस है वहाँ पे जो स्टेट है उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है कि आपकी जो नेटवर्थ है, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक बैलेंस है, वो कितना होना चाहिए। तो डिफरेंट प्रोविंस के अपने अपने रूल्स हैं। किसी को 600,000 जो है, मोस्टली जो है प्रोविंस में रिसर्च किया, $600,000 की आपकी कैनेडियन डॉलर की आपकी वैल्यूएशन चाहिए, जिसमें कि आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके बैंक बैलेंस हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं। इस तरह से में जो भी आपकी वैल्यूएशन बनेगी, चाहे वो आपके नाम पे है, आपके वाइफ के नाम पे है, यानी एज फैमिली जो आपका जो ओवरऑल फैमिली की नेटवर्थ जो है, वो मोस्टली जो प्रोविंस है उसमें $600,000 चाहिए। लेकिन जो ये वाला प्रोग्राम है ब्रिटिश कोलंबिया का, इसके लिए मिनिमम जो नेटवर्थ जो इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इसमें भी 2 प्रोग्राम है, इस जिस प्रोग्राम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके लिए जो मिनिमम नेटवर्थ है ओनली $300,000 चाहिए टोटल। वो आपकी चाहे इंडिया पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, चाहे दुबई में है प्रॉपर्टी, सबको टोटल मिला 300,000 आपको शो करना है या आपने वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना है? नहीं, ये पैसा आपको ऑडिट करवाना है। यानी आपने एक कैनेडियन ऑडिटर से ये आपकी वैल्यूएशन करवानी है कि आपके पास टोटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट, व्हाटएवर, ये मिला के आपके पास इतनी नेटवर्थ है। ये इन्वेस्ट नहीं करना, ये अपने प्रूफ करना है कि आपके पास टोटल यू हैव टू शो इनटू योर बैलेंस। आप ऐसा बोलो, चाहे वो बैलेंस है, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, घर गाड़ी, कुछ भी, एनीथिंग। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आपकी नेट जो वर्थ है ना, जिसको एसेट्स के अपने लेनदारी भी है, देनदारी भी है, दोनों को माइनस करके ना, तो जो प्लस माइनस करके जो लास्ट में बचेगा, जो आपकी नेट वर्थ है, वो मिनिमम जो है $300,000 चाहिए, कैनेडियन डॉलर। जी, ये नेट वर्थ है। ओके, इन्वेस्टमेंट पर्पस के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे? इन्वेस्टमेंट जो आपने एग्रीमेंट साइन करना है इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ $100,000 कैनेडियन डॉलर है इन्वेस्टमेंट मिनिमम, यानी कि यू हैव टू इन्वेस्ट ओवर देयर $100,000। आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमम जो है आपने इन्वेस्ट करना है। ओके जी, मिनिमम के लिए इसका प्रोसीजर अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पे कहाँ पे आ गए थे हम, नेटवर्थ, एजुकेशन, बिजनेस प्रपोजल, उसके ऊपर। तो नेटवर्थ के लिए आपने बता दिया, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? एक्सपीरियंस तो हमने पहले बात कर लिया। देखिए, बिजनेसमैन की एजुकेशन उसका बिजनेस ही होता है, इसके लिए कोई डेफिनेट एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन जो मिनिमम है स्कूल लेवल की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप बिजनेसमैन हो, 3 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है, जो स्कूलिंग जो आपकी जो इंडिया में 10+2 बोलते हैं, तो जो स्कूल लेवल की कंप्लीशन है वो चाहिए इसके लिए। और वहाँ पे देखो बिजनेस के लिए भी उन्होंने मिनिमम कंडीशन रखा होगा जी कि आपने कौन कौन सी कंडीशन को वहाँ पे जाके फुलफिल करना है। जैसे आपने अभी बताया कि आपको शो करना है $300,000 कैनेडियन डॉलर एंड यू हैव टू इन्वेस्ट $100,000 कैनेडियन डॉलर, ये कंडीशन हो गया। तो ऐसी वहाँ पे जाके कुछ ऐसी भी कंडीशन है कि आपको यही बिजनेस खोलना है, या आपको इतनी जॉब क्रिएट करनी है, या इतनी देर के लिए आप नहीं कर सकते, या ये चीज़ कर सकते हो, जो भी डू एंड डोंट्स हैं इस प्रोग्राम के बारे में जी। बिजनेस कैसे होता है, जो भी आप बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट ऑफ बिजनेस हैं वहाँ पे आपको दिए जाएंगे, जो गाइड के अंदर मेंशन किए गए हैं कि किस सिटी में आपने जाना है, उसमें क्या बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस की चॉइस के ऊपर, क्योंकि आपके कहाँ इंटरेस्ट है, किस बिजनेस को आप करना चाह रहे हो, उस लिस्ट में से आप सेलेक्ट करोगे कि कौन सी सिटी में कौन सा बिजनेस अवेलेबल है करने के लिए। फिर वो बिजनेस चूज़ करने के बाद फिर आपको एक बिजनेस प्रपोजल बनाना है। बिजनेस प्रपोजल के अंदर आपको मेंशन करना है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, इस बिजनेस में मैं ये मिनिमम जो $100,000 है इन्वेस्ट करूंगा, और वो इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग क्या रहेगी, मैं कितने दिनों के बाद इन्वेस्ट करूंगा,
वो टाइमिंग रहेगी और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप 100,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आप एक जैसे आप ऑफिस लोगे या कोई शॉप लोगे, कोई शोरूम लोगे, उसका रेंट दोगे, उसके बिल्स पे करोगे, उसके बाद उसके फर्नीचर डालोगे, उसके अंदर इन्वेंट्री डालोगे, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई इक्विपमेंट लेके आओगे, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हो, कोई मशीनरी लेके आओगे, तो उसको आपको पूरी जो डिटेल उसको ब्रेकडाउन उनको इन एडवांस आपको देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा बिजनेस प्रपोजल। और जो जॉब क्रिएशन का है, आपको मिनिमम एक जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी वहाँ पे लोकल कैनेडियन सिटीजन के लिए या फिर कैनेडियन पीआर होल्डर्स के लिए, मिनिमम 1 जॉब वो आपको ऑफर करना है कि आपका बिजनेस रन करने के लिए 1 जॉब काफ़ी है या 2 जॉब काफ़ी है या ज़्यादा बंदे चाहिए, वो आपको आपके बिजनेस के प्रपोजल में मेंशन करना है। बिजनेस प्रपोजल बनाने का कॉन्सेप्ट किस लेवल पे आता है, यानी कि इसका स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें, फर्स्ट तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, आपके पास में नेटवर्थ होनी चाहिए, तो आप अप्लाई करते हो। बिजनेस प्रपोजल कौन सी अथॉरिटी को देना है, कब देना है, कहाँ से जाके ये काम शुरू हो जाता है? बिजनेस प्रपोजल ऐसा शुरू में आप सिटी चूज करते हो सबसे पहले, तो फिर देखते हो कि सिटी में कौन कौन से बिजनेस ऑप्शन अवेलेबल है बिजनेस ओपन करने के लिए। इसकी पूरी डिटेल आपको जी एम्बेसी से मिलती है, ऑनलाइन मिलती है? जी पूरी डिटेल जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके, उनकी गाइड है, उसकी गाइड के अंदर हर एक डिटेल मेंशन की गई है। और जो बिजनेस जो आपने सेलेक्ट कर लिया, सिटी के मुताबिक आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, वो सिलेक्ट करने के बाद उस बिजनेस को पूरी डिटेल में आप एक प्रपोजल रेडी करोगे और उसके अंदर आप मेंशन करोगे कि आपका प्रीवियस जैसे एक्सपीरियंस क्या है और आप नया बिजनेस जो प्रपोजल देने जा रहे हो उनको, और वो किस तरह का बिजनेस होएगा, उसकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, वो इन्वेस्टमेंट का ब्रेकडाउन क्या रहेगा, और उसके लिए जो एम्प्लॉइज़ होंगे, जैसे आप खुद एम्प्लॉई हो उस बिजनेस में तो आपका सीवी भी उसके अंदर लगाओगे कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, ये मेरा सीवी है। हो सकता है कि आपकी वाइफ भी उस बिजनेस में आपकी हेल्प करे रन करने में, तो उसका भी आप सीवी डाल सकते हो साथ में। तो इस तरह से मतलब कि जो भी डिटेल्स आप बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए वो एक प्रपोजल आप बनाओगे। वो प्रपोजल बनाने के बाद जब आप पहली बार उस सिटी में, उसके बाद आप क्या करते हो, उस सिटी में आप विजिट करते हो, जिसको एक्सप्लोरेटरी विजिट बोलते हैं। तो उस विजिट में आप सिटी के ऑफिशियल से मिलोगे, उनको आप अपना बिजनेस प्रपोजल सबमिट करोगे। जी, वो आपका बिजनेस प्रपोजल को रिव्यू करेंगे और आप अपने बिजनेस के मुताबिक उस सिटी में जाके रिसर्च करोगे थोड़े दिन के लिए और एक टूर लोगे सिटी का। आप देखोगे कि क्या ये बिजनेस में करने पे इस सिटी में सूटेबल है नहीं है, तो उस बिजनेस को रिसर्च करोगे, वहाँ जाके देखोगे, इन्वायरमेंट चेक करोगे कि हाँ वाकई ये बिजनेस यहाँ किया जा सकता है, ये बिजनेस सक्सेस हो सकता है यहाँ पे। और वहाँ पे आप सिटी के जो ऑफिशियल्स होंगे उनको आप मिलोगे, उनको आप वो प्रपोजल सबमिट करोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे। मे बी दे विल आस्क सम क्वेश्चंस कि बिजनेस कैसे करोगे, जैसे आपने कोई ऑफिस खोलना है, किस एरिया में खोलोगे, तो आप सिटी में थोड़ा दिन के लिए रहोगे, घूमो और देखो और आपको लगेगा रियली बिजनेस किया जा सकता है। उसके बाद फिर आप उनको आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। ओके, यानी कि आपका ये प्रोसीजर हुआ था, आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई किया, जी, आपने फिर कनाडा में गए फिजिकल? जी बिल्कुल, पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपको आपकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है सिटी को कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सिटी वाले आपको एक इन्विटेशन देंगे वहाँ आने का, आपको एक अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा। उस टाइम स्लॉट को लेके, अपॉइंटमेंट लेके आपने विजिट वीज़ा लेके कनाडा जाना है, उस सिटी के अंदर जाना है। उस सिटी के अंदर आप कुछ देर रुकना है, वहाँ पे आपने बिजनेस, उस बिजनेस जिसके ऊपर आपका फोकस है उस बिजनेस के बारे में और पता करना है, रिसर्च करनी है कि इस बिजनेस की फिजिबिलिटी है कि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे हम बात करें मेडिकल फील्ड की, जी, यहाँ पे हर कंट्री का मेडिकल सिस्टम अलग है, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे क्रिटिकल जॉब। अगर हम बात करें टीचर्स की, उनको भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू टीच टू द न्यू जनरेशन। जी, तो हर कंट्री में एक एंट्री लेवल के कोर्स होते हैं, हमारे इंडिया में भी है। अगर कोई बाहर वाली कंट्री से मेडिकल के लिए इंडिया में जाता है तो ही हैज टू पास दैट पर्टिकुलर, तो उसको वहाँ पे लाइसेंस मिलता है। यहाँ पे यूई में भी है, जैसे DHA, MOH, हद ऐसा मिलता है, लाइसेंस मिलता है। तो मे बी हर बंदा हर बिजनेस के लिए वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जो बंदा यहाँ पे एलिजिबल है, मे बी सेम कैटेगरी उधर लाइसेंस कुछ पर्टिकुलर लेना पड़ेगा। तो जी, अगर जी, ऐसा है एलिजिबिलिटी में जी, ऐसा है कि जी, आप उधर मेडिकल नहीं कर सकते, लाइसेंस नहीं कर सकते, यहाँ पे बंदे का एक्सपीरियंस मेडिकल का या टीचर का है एग्जांपल, तो वो अपना बिजनेस कैटेगरी चेंज कर सकता है वहाँ पे या नहीं?
जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा हूँ मैं, और वहाँ जाके मेरा ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का फील्ड वहाँ पे एक बहुत ही रेगुलेटेड काइंड का फील्ड है, लाइसेंसिंग है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप यहाँ कर रहे हो वहाँ भी आपको सेम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि वी कैन चेंज द स्ट्रीम एज वेल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ कुछ भी बिजनेस कर रहे हो और वहाँ आप कुछ भी बिजनेस का प्रपोजल दे सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं है। बस आपको बिजनेस कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको लगे कि ये बिजनेस मैं रियली कर सकता हूँ। तो कंटिन्यू करते हुए फर्दर हम बात करते हैं जैसे ओनरशिप की। बहुत सारे लोग क्या है ना, जैसे सिंगल ओनर बन जाते हैं किसी कंपनी में। अभी दुबई में 2 कैटेगरी है, आपको पता है, आप 17 साल से इधर ही हो। यहाँ पे फ्री जोन भी है, मेनलैंड भी है। और यहाँ पे पहले इनकी पॉलिसी थी कि मेनलैंड में आप 100% ओनरशिप नहीं कर सकते, चाहे आप LLC खोलो या प्रोपराइटर खोलो, आपको कोई ना कोई लोकल अरबी पार्टनर ऐसे रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया 100% ओनरशिप का मेनलैंड के अंदर। जी जी जी। तो इस चक्कर में हमको सिर्फ फ्री जोन में जाना पड़ता था, जो बंदे 100% ऑनरशिप लेना चाहते थे। तो ऐसा एक कैटेगरी क्या है कनाडा में है कि वहाँ पे जाके हमको लोकल या PR होल्डर को साथ में रखना पड़ेगा, या नहीं है ऐसा किसी? इस प्रोग्राम में जो मिनिमम ओनरशिप है वो 51% है। तो आप 100% ओनरशिप का आपको अलाउड है, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। उसमें 100% में चाहे आप ऑनर हो सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकती हैं, आपकी वाइफ ऑनर हो सकती हैं 100% में। लेकिन यदि आपको 100% ओनरशिप नहीं चाहिए, आपको किसी को लोकल को पार्टनरशिप करनी है, किसी PR होल्डर को, आपको मिनिमम 51% जो है शेयर होल्डिंग कंपनी की आप अपने पास रखनी पड़ेगी। तो मिनिमम 51% जो ओनरशिप करनी पड़ेगी इस बिजनेस के लिए। ओके। एंड अगर हम लोकेशन की बात करें, जी जी, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है, जी जी, वन ऑफ लार्जेस्ट कंट्री में आती है वर्ल्ड के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी प्रेफरेंसेस हैं। कैसे आपको पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है कि आप इसी एरिया को सेलेक्ट करते हो, उधर ही आपने खोलना है या नहीं खोलना है, या आप थ्रू अराउंड द कंट्री किधर भी जाके बिजनेस खोल? जी, अपनी थ्रू अराउंड द कंट्री नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम के अंदर जिस सिटी में आप जाके इंटरव्यू दोगे, जिस सिटी में जाके आप अपना बिजनेस रिसर्च करके, मतलब कि जो आपका बिजनेस प्रपोजल बनाया है उसको सबमिट करोगे, उसी सिटी में ही वो आप बिजनेस कर सकते हो। ओके। और एक और भी रिक्वायरमेंट है, जिस सिटी में आपने बिजनेस करना है, आपको विद फैमिली उसी सिटी में मूव होना है, उसी सिटी में आपको रहना है। आपकी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट भी है कि आपको उसी सिटी में रहते हुए बिजनेस करना है। जी, जब आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हो, फर्स्ट तो आप बोल रहे हो कि आपका विजिटर वीज़ा लगता है, आप जाते हो, इंटरव्यू देते हो, उसके बाद में आप इधर आ जाते हो। जी, आपको इसके लिए भी एक प्रोफाइल बनती है, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए स्कोर बोर्ड बनता है हमारा, इनविटेशन आता है। तो बिजनेस के लिए भी आप बता रहे हो कि इनविटेशन आता है उधर से। जी बिल्कुल। जब आप पास हो जाते हो, बिजनेस प्लान देते हो, आपका बिजनेस अप्रूवल कर देते हैं। जी जी। तो इसका क्या नंबर का स्कोरिंग का क्या मैटर है, कैसे? एक्चुअली जब आप सिटी में जाते हो, वहाँ से आपको अप्रूवल हो गया, सिटी वालों को आपका जो आइडिया है बिजनेस का वो पसंद आ गया, आपको प्रूव कर दिया कि आपका बिजनेस प्लान अप्रूव्ड है सिटी की तरफ से, तो सिटी वाले आपको एक लेटर देते हैं, लेटर ऑफ सपोर्ट बोलते हैं सिटी की तरफ से। तो वो लेटर ऑफ सपोर्ट का मतलब है कि आपका जो बिजनेस प्रपोजल है सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, सिटी को उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो लेटर लेके आप वापस आते हो, जहाँ वापस आ चुके होते हो, आपके यहाँ पहुँचने के बाद ही वो लेटर कुछ दिनों के अंदर ईमेल आ जाता है। वो लेटर मिलने के बाद फिर आप ऑनलाइन आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट करते हो, और वेबसाइट के ऊपर जो भी उनके आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करते हो। उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने आईलेट्स किया है उसका स्कोर भी, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपके बिजनेस लाइसेंस हैं, और आपके जो फैमिली के पासपोर्ट कॉपीज़ हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड करना है। एप्लीकेशन एक क्रिएट करनी है आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंस गवर्नमेंट के साथ आपको एक एप्लीकेशन ऑनलाइन क्रिएट करनी है। और उसमें ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट कर देनी है। आपके बैंक बैलेंस हैं, वो कितने बैंक बैलेंस हैं, जो आपका बिजनेस एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन करना है, आपके बाकी जो एक्सपीरियंस हैं, बिना बिजनेस के भी जो एक्सपीरियंस है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट पहले बोले हैं वो सारे फिजिकली आपको इस पार्ट के ऊपर चाहिए जब आप फाइल अपनी क्रिएट करो। एग्जैक्टली। जब आप सिटी से घूम के आ गए तो आपने एक फाइल सबमिट करनी है। उस फाइल में सारा आपका जो टोटल हिस्ट्री है, आपकी बिजनेस हिस्ट्री है, आपकी एम्प्लॉई हिस्ट्री है, ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है, आपके स्पाउस हैं उनकी जो एजुकेशन का जो उनका एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स हैं, और बाकी फैमिली के पासपोर्ट कॉपीज़, वो सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन सबमिट करते हो। और ऑनलाइन सबमिट होने के बाद 200 पॉइंट्स टोटल है। 200 पॉइंट्स के ऊपर आपकी स्कोरिंग होती है, कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और सॉरी, वन मोर थिंग, ये जो आप सबमिट करते हो, जो आपने बिजनेस प्लान बनाया था वो भी आप ऑनलाइन सबमिट करते हो। तो ऑनलाइन सबमिट होने के बाद हर एक डॉक्यूमेंट को वैल्यूएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक में कितना बैलेंस है उसके सेपरेट मार्क्स मिलेंगे, आपकी एज क्या है
उसके सेपरेट मार्क्स मिलेंगे। स्पाउस की एज, आपकी एज हो गई, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस जो है, आपकी एजुकेशन कितनी है, एजुकेशन के भी पॉइंट्स मिलेंगे। जब आप जिस स्कूलिंग की है, कम लाइक एक्सप्रेस एंट्री ना, एग्जैक्टली हर आपके कैटेगरी जो है एलिजिबिलिटी कैटेगरी, उसके बाद आपको स्कोरिंग बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो आपने बिजनेस प्रपोजल बनाया था, उस बिजनेस प्रपोजल को भी स्पेशलिस्ट लोग रिव्यू करते हैं, और वो बिजनेस प्रपोजल कितना वैलिड है और कितना अच्छा है उसको भी रिव्यू किया जाता है, उसके आपको सेपरेट मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपने जो आपके लाइसेंस सबमिट किए, जो आपका दुबई में बिजनेस चल रहा है या यूएई में या इंडिया पाकिस्तान में बिजनेस है, उस बिजनेस के भी आपके जो लाइसेंस की कॉपियाँ सबमिट की हैं, उन्होंने वो देखना है कि आपके लाइसेंस में कितने % आपकी ओनरशिप थी। उस परसेंटेज ऑफ ओनरशिप के भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आपका सोल एंटरप्राइज है, आपका खुद का अकेले का बिजनेस है, कोई पार्टनर नहीं है, तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। आपके परसेंटेज हो पार्टनरशिप में हो आप, तो उसके आपको कम पॉइंट मिलेंगे। तो कहने का मतलब एज ए बिजनेसमैन जो आप हो, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका बिजनेस है, जो आपके बैंक बैलेंस है, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आपकी टोटल नेटवर्थ है, उस सब चीज़ों के पॉइंट मिलने हैं। और वो पॉइंट मिलने के बाद आपके टोटल जो पॉइंट होते हैं 200 पॉइंट्स, उस 200 पॉइंट में से आपको स्कोरिंग मिलेगी, आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि आपके कितने टोटल पॉइंट आपके बन गए। अब यहाँ पे होता क्या है, आपके पॉइंट बन गए। अब ये पॉइंट क्या होता है, जो बाकी लोग बिजनेसमैन भी सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, तो उनको उन सब में से उन्होंने हर टॉप स्कोर जो होता है उसको उठाना है। वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनका एक सोल डिसीजन है, उन्होंने कितने बंदों को अप्रूवल देनी है उस टॉप स्कोर वालों को। तो उसी हिसाब से मेरिट बनती है। उस मेरिट के बेसिस के ऊपर आपको फिर सिलेक्शन होती है। जब आपकी सिलेक्शन हो गई, फॉर एग्जांपल आपको ईमेल आ गया कि यू आर सिलेक्टेड इन दिस प्रोग्राम, तो उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोसीजर एक और है। आपको क्या करना है, जो आपने शुरू में एप्लीकेशन लगाई थी, आपने बोला था कि मेरे पास इतनी नेटवर्थ है, इतनी प्रॉपर्टीज़ है, बैंक बैलेंस है, उस सबको आपको प्रूफ करना है। जी, वो प्रूफ कैसे करना है, कनेडियन ऑडिटर्स जो हैं उनको आप कॉन्टैक्ट करोगे। वो जो कनेडियन ऑडिटर का जो एड्रेस आपको दिया जाएगा, 3-4 ऑडिटर के आपको एड्रेस दे दी जाएंगे, उनमें से किसी को आप कॉन्टैक्ट करोगे, उनको आप सारे डॉक्यूमेंट दोगे। वो लोग आपके जो भी आपके नेटवर्थ आपने शुरू में बताई थी उसको इवेल्युएट करेंगे। उसका एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, आपको 2-3 महीने ऐसा कुछ ना कुछ टाइम मिलता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको वो ऑडिटर्स कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट उनको ऑडिटर्स को देने हैं। ऑडिटर आपकी पूरी प्रॉपर्टीज़ का, बैंक बैलेंस का, एवरीथिंग का एक एवेल्युएशन बनाएंगे, जिसको बोलते हैं नेट वर्थ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जब बनती है, वो रिपोर्ट जो बनेगी, एक कॉपी आपको देगा ऑडिटर, एक कॉपी डायरेक्टली वो वहाँ डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा। जो नेटवर्थ की रिपोर्ट है, वो नेटवर्थ रिपोर्ट आ गई आपकी, और आपका ऑलरेडी स्कोरिंग हो ही चुका है, आप वहाँ पे क्वालिफाई कर गए हो। उसके बाद आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, वो आपको बुलाया जाएगा फाइनल इंटरव्यू के लिए। सेकेंड टाइम फिर से आपको कनाडा बुलाया जाएगा? जी बिल्कुल, सेकेंड टाइम फिर आपको कनाडा बुलाया जाएगा, फिर उसका दोबारा से आपका इंटरव्यू होगा कनाडा के अंदर। तो आप सेकंड टाइम गए थे या आपको फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने पास आउट कर दिया? जी नहीं, पहले मैं सिटी में गया था जहाँ पे इंटरव्यू लिया गया था, जहाँ पे मैंने बिजनेस सर्च किया। सेकंड टाइम फिर जब मेरे बिजनेस जो ऑडिट रिपोर्ट बन गई, सब कुछ फाइनल हो गया, उसके बाद सेकंड टाइम आपको फिर जाना पड़ेगा। मैं भी गया था, सेकंड टाइम फिर इंटरव्यू होता है, और उस इंटरव्यू के अंदर जो भी आपने सबमिट किए हैं डॉक्यूमेंट्स, और आपको हो सकता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वो लोग मंगवाएंगे देखने के लिए कि रियली आपने जो भी सबमिट कर रहे हो वो रियल इंफॉर्मेशन है। और आपका एक डिटेल इंटरव्यू होगा, और आपको जज किया जाएगा कि आप एक रियल बिजनेसमैन हो, और आगे भी आपकी जो इंटेंशन है वो एक बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन मूव करने की है, एक बिजनेस चलाने की इंटेंशन है। तो ये नेक्स्ट जो स्टेप, यानी कि कहने का ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें, अगर आप अपना एक्सपीरियंस दिखाते हो, वो भी आपका जेन्युइन होना चाहिए। आपकी रियल में कंपनी, रियल में एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग ऐसी हवा में कंपनी बना देते हैं, हवा में लाइसेंस बना देते हैं। कहने का मतलब ये है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज आपको 3 टाइम आपके एविडेंस देने पड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा। फिजिकल इंटरव्यू आपको 2 टाइम्स जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपका वेरिफिकेशन होएगा, बिल्कुल होएगा जी। एंड वहाँ पे जाने के बाद में भी आपको फिजिकल इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से विद द एविडेंस और विद द बिल्कुल गेस्चर फिजिकल, वो आप पे पूरे जज करेंगे कि आप एक रियल इन्वेस्टर हो, कंपनी के ऑनर हो, कंपनी रन करोगे। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा इस प्रोसीजर के टाइम फ्रेम की, कि मिनिमम मैक्सिमम
क्या आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बंदा शुरू करता है जी, फ्रॉम जी। आइल्स जब शुरू करते हैं जी, फाइल जी। लॉगिन करते हैं जी, जी। पहले अकाउंट बनाते हैं जी, जी। उससे लेके लास्ट तक वीज़ा पेस्टिंग होने तक जी, जी। एटलीस्ट कितना टाइम फ्रेम इसको मिनिमम मैक्सिमम लग सकता है इस पूरे काम को? जी, जी। देखें, इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। जैसे शुरू में आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, आप जो सिटी में जो आप विजिट के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें जो मेरे केस में जो टाइम लगा था, तो मेरे को विदिन 2 वीक मेरे को इनविटेशन आ गई थी सिटी विजिट करने के लिए। उसके बाद आपको पता है कि कनाडा एम्बेसी में जो भी टाइम लगता है विजिट वीज़ा के लिए, एज पर द सिनेरियो जो है, करंट सिनेरियो जो भी टाइम लग रहा होता है, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तो एम्बेसी ने लेना है विजिट वीज़ा देने के लिए। विजिट वीज़ा लेने के बाद आप विजिट करते हो सिटी को, सिटी से आप स्कोरिंग करने के बाद जो आप एप्लीकेशन इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो उसमें जो है 4 वीक का स्टैंडर्ड टाइम है। 4 वीक के अंदर अंदर जो आपको मेरिट है वो बन जाती है 4 वीक के अंदर। और उसके बाद आपको मेरिट बनने के बाद आपको टाइम दिया जाता है ऑडिट करवाने का ना। तो ऑडिट करवाने का अराउंड 2 मंथ का टाइम जो मोस्टली देते हैं कि ऑडिट करवा लो। ऑडिट होने के बाद जब आप फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करते हो, जो फाइनल इंटरव्यू से पहले जो फाइनल एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है, उसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम उनका है वो 4 मंथ का है कि 4 मंथ के अंदर अंदर आपको फाइनल डिसीजन उन्होंने दे देना है इंटरव्यू होने के बाद। जी, ये टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है। ये वहाँ पे ये स्टेज है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलने तक, कि आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है एज ए बिजनेस इन्वेस्टर। उसके लिए जो टाइम फ्रेम है 4-5 महीने का कह लो, 6 महीने तक का कह लो मैक्सिमम बस। तो अभी हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बेनिफिट की, क्योंकि हमको पता है एक्सप्रेस एंट्री में क्या है, विजिटर वीज़ा में क्या है, स्टडी वीज़ा में क्या है, वो एक इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट है लोगों का। जी। बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं ये लोग, सिर्फ बिजनेस ही करेंगे। और व्हाट आर द बेनिफिट्स टू डू बिजनेस इन कनाडा आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट है जो आपको कनाडा में लगेगा या मिलेगा, या उनकी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है बिजनेस के लिए? जी। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस जो अब तक का रहा है, पहली बात तो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया गया है। लाइसेंसिंग बहुत इजी है, लाइसेंस बनाना वहाँ पे जाके आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइसेंस बनाने में कितना टाइम लगता है, कितने प्रोसीजर होते हैं, जिसको रेड टेप बोलते हैं कि ये रेड टेप है बिजनेस ओपन करने के लिए। वहाँ पे बिजनेस शुरू करना बहुत ईजी है और बहुत ही कम कॉस्ट में, फ्यू $100 ओनली। बिजनेस लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो फ्यू $100 ओनली। ठीक है सर, तो ये है बिजनेस लाइसेंसिंग का जो बिजनेस शुरू करने के लिए। और उसके बाद जो है बेनिफिट्स जो है, अब आप कनाडा बैठ के बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ से आप अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक वाइड मार्केट आपके लिए ओपन हो जाती है वहाँ बैठने के बाद। और तीसरा जो फैमिली के लिए जो बेनिफिट है, बिजनेसमैन को क्या चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए बिजनेस करने के लिए, और उसको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए फैमिली के लिए, और फैमिली बेनिफिट्स चाहिए। जैसे वहाँ पे फ्री स्कूलिंग है, आपके राइट्स मिलेंगे, आपको फ्री स्कूलिंग के राइट्स हैं, बाकी मेडिकल बेनिफिट्स हैं। कहने का मतलब जो मोस्टली जो बेनिफिट मिलते हैं वहाँ पे, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट्स। एग्जैक्टली जो एक नॉर्मल वहाँ पे जाने के बाद सबको मिल रहे हैं बेनिफिट, वो सारे बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बिजनेस इन्वेस्टर के फैमिली के साथ वहाँ बिजनेस इन्वेस्टर माइग्रेट कर रहे हो। और ये प्रोग्राम फर्दर सिटीजनशिप को लीड करता है? जी बिल्कुल। ये प्रोग्राम के जाने के बाद पहले आपको पीआर मिलती है, और पीआर मिलने के बाद जो उनका प्रोसीजर है, नॉर्मल टाइम है सिटीजनशिप के लिए, उसको लीड करता है ये प्रोग्राम। तो ये था ऑल अबाउट द प्रोग्राम। अगर आप स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप मिस्टर सिंह से कुछ ना कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल के माध्यम के थ्रू से आप इनसे पूछ सकते हो। ये ऑलवेज रिप्लाई करते रहेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ जी पूछेंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जी श्योर। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हो इनका नाम लेके, तो ये आपको उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और एट दी एंड हम शो करना चाहते हैं वीज़ा जो इनको कनाडा गवर्नमेंट ने इशू करके दिया है अंडर द बिजनेस माइग्रेशन प्रोग्राम। तो अब सर जी फैमिली मेम्बर के बारे में भी बता दो थोड़ा। जी, ये मेरी कंप्लीट फैमिली को वीज़ा मिल चुके हैं। मेरे वाइफ को और मेरे दोनों बच्चों को ये वीज़ा ग्रांट हुए हैं, और हम लोग विद फैमिली मूव कर रहे हैं वहाँ पे बिजनेस ओपनिंग के लिए। तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन जी, थैंक यू फ्यूचर लाइफ के लिए, आने वाले बिजनेस के लिए, कनाडा लाइफ के लिए। थैंक यू जी। तो ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो दैट ऑल पीपल जो कि इसको वॉच कर रहे हैं मे बी इसका बेनिफिट ले सकें, इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।